सिर मुंडाते ही ओले पड़े। इसका उदाहरण चुनावों के दौरान कुछ सीटों पर तब दिखता है जब कोई दल अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान करता है। गंगानगर हनुमानगढ़ लोकसभा सीट भी इसका एक उदाहरण है। नमस्कार, वक्त है पंचतंत्र का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बीजेपी ने अपने सिटिंग एमपी का टिकट काटा और प्रियंका बालन को मैदान में उतारा। पहले तो सवाल बरसे, फिर नामांकन सभा में नोकझोंक वायरल हो गई। इधर कांग्रेस ने जैसे ही कुलदीप इंदौरा को टिकट दिया, पार्टी में पतझड़ शुरू हो गई। हालांकि लेफ्ट का इलाके में वजूद है, ऐसे में कांग्रेस को गठबंधन से उम्मीद है, लेकिन ये बेमेल साथ कोई असर दिखाएगा, इस पर संशय है। कुल मिलाकर प्लेइंग फील्ड इवन है, लेवल पर है और यहां मुकाबला कड़ा रहेगा। क्या होगा मिनी पंजाब का जवाब, आज इसी पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं श्याम शेखावाटी जी, संगठन महामंत्री हैं कांग्रेस के श्रीगंगानगर से। रविंद्र तरखान जी माकपा नेता हैं, जिला सचिव मंडल सदस्य माकपा में। और अरिहंत मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। मैं शुरुआत अरिहंत आपसे कर रहा हूं। टिकटों के ऐलान के बाद से अब तक अगर एक सार बताना हो इस मुकाबले का, तो आप क्या बताएंगे? अरिहंत आप म्यूट पर हैं, म्यूट हटाएं। हाँ बोले अरिहंत। अगर श्री गंगानगर की लोकसभा की बात की जाए तो श्री गंगानगर से लोकसभा की अगर बात करें तो श्री गंगानगर से भाजपा ने जो सांसद थे निहाल चंद जो 5 बार सांसद लगा था, उनका टिकट काटकर इस बार प्रियंका बालन को मैदान में उतारा है। तो कांग्रेस ने भरत मेघवाल का इस बार टिकट काटकर कुलदीप इंदौरा जो कि श्री गंगानगर के जिला प्रमुख है उनको टिकट दिया है। दोनों का है, दोनों के बीच मुकाबला है जो कांटे बताया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कहें, जैसे शंकर पन्नू है, सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, वो भी भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। इसके अलावा और भी श्री गंगानगर के जो लोकल नगर परिषद के जो पार्षद थे, करीब 10 से 12 पार्षद हैं, वो भी भाजपा में जा चुके हैं। आज जो नगर मंडल के अध्यक्ष रहे हैं इनके सुरेंद्र स्वामी जी, उन्होंने भी आज भाजपा ज्वाइन कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो श्री गंगानगर के जो भाजपा के नेता रहे हैं, भाजपा के जो भाजपा के नेता है, जो वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस के जो भी नेता हो लगातार भाजपा से जुड़ते रहे। और इसी का कारवा है जो शोषण लगातार चलता जा रहा है। और लगातार जो श्री गंगानगर के हनुमानगढ़ के जो नेता है कांग्रेस के, वो लगातार भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। शोषण और कांग्रेस को माकपा का साथ कैसा मिल रहा है? बिल्कुल, माकपा ने अपना समर्थन दिया है। माकपा लगातार कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस के लिए लगातार प्रचार प्रसार कर रही है। और माकपा का साफ तौर पर कहना है कि जो माकपा के द्वारा अगर 2023 में विधानसभा की सीट की बात की जाए तो यहाँ पर चौपत मेघवाल को इन्होंने राजनगर से टिकट दिया था और करीब 35 से 40 हजार के आसपास है जो वोट लेके गए थे। ऐसे में कहीं ना कहीं जो माकपा है और लगातार जो श्री गंगानगर जिला है, धान का कटोरा है, धान के कटोरे के नाम से जाना जाता है। और माकपा लगातार है जो लगातार प्रदर्शन करती आई, किसानों को लेकर प्रदर्शन करता आ रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका फायदा होगा। ठीक है। रविंद्र तरखान, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूं कि गहलोत राज के दौरान कई बार हमने माकपा को जमीन पर उतरकर प्रदर्शन करते देखा, कई बार सेंटर के अगेंस्ट और कई बार प्रदेश सरकार के अगेंस्ट। 5 साल आपने कांग्रेस का विरोध करते हुए बिताए हैं, आज कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। आपको नहीं लगता कि लोग कंफ्यूज होंगे या किसान कंफ्यूज होंगे कि भाई ये माकपा कर क्या रही है? देखिए, ये जो माकपा और कांग्रेस का जो साथ है गंगानगर लोकसभा पे, ये पूरे देश भर के अंदर साथ है, ना कि इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर है। इंडिया गठबंधन बना है मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों और जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की जो नीति है मोदी सरकार की, उसके खिलाफ एक अलायंस बना है इंडिया, उसके तहत ये हो रहा है। और राजस्थान के अंदर एक सीट जो है सीकर की सीट है, वो अमराराम के खाते में गई है, हमारी माकपा के खाते में गई है। तो इसलिए पूरे प्रदेश के अंदर जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है वो कांग्रेस के साथ खड़ी है। और हम देख रहे हैं कि तरखान जी एक बात बताइए, आप भी कॉमरेड कहलाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, है ना? तो कॉमरेड, मुझे एक बात बताइए कि लेफ्ट की तो विचारधारा बनी ही कांग्रेस की विचारधारा के अपोज के लिए थी। नहीं सर, ये लेफ्ट की जो विचारधारा है वो कांग्रेस के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि जो सांप्रदायिकता देश के अंदर जो धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत करने के लिए। पर लंबे वक्त तक तो कांग्रेस का विरोध किया ना, जैसे बंगाल में या केरल में प्रमुख विरोध तो कांग्रेस और कांग्रेस की विचारधारा का ही था, लेफ्ट का। बिल्कुल बिल्कुल, नीतियों का विरोध है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का विरोध नहीं है।
आर्थिक नीतियों का विरोध है। और जब कांग्रेस ने जब नवोदारवादी नीतियां 1990-92 के अंदर लेके आई थी, तब कम्युनिस्ट पार्टी उसके खिलाफ थी। आज कांग्रेस जिस अलायंस के साथ आ रही है उसमें कुछ मिनिमम प्रोग्राम जो बना है, उस प्रोग्राम के अंदर किसानों को एमएसपी देने का है, नौजवानों को रोजगार देने का है। ये सवालों को लेके एक साझा जो घोषणा पत्र बना है, उसके तहत ये साझा घोषणा पत्र कहां बना है? साझा घोषणा पत्र कहां बना है? कांग्रेस ने आज क्या जारी किया? कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया ना, वो इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र कहां है? नहीं, वो इंडिया का गठबंधन का ही घोषणा पत्र है, क्योंकि असल में ये घोषणा पत्र है सारी पार्टियों ने मिलकर बनाया है और एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम है, उसके तहत ये पार्टियां सारी है जो चुनाव लड़ रही है। लेकिन उस घोषणा पत्र के फ्रंट पेज से लेकर लास्ट पेज तक किसी और दल का नाम या उसके सिंबल को नहीं डाला गया है। अब मैं कंफ्यूज हो रहा हूं जब आप मुझे ये बता रहे हैं कि ये इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो है। बहरहाल ठीक है, श्याम शेखावटी जी, आपके पास मैं इस सवाल के साथ आ रहा हूं। अच्छा, आप तो यही क्लियर करो ना, आज कांग्रेस का घोषणा पत्र राहुल गांधी ने जारी किया या इंडिया गठबंधन का? सर, ये इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र है। इसमें 5 न्याय और 25 गारंटी की बात है। हाँ। तो ये इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो कांग्रेस मुख्यालय से कांग्रेस के चेहरों के द्वारा जारी हुआ, बाकी के गठबंधन के लोग कहां थे? और मैनिफेस्टो में किसी भी पार्टी का सिंबल क्यों नहीं है? सर, ऐसा है कि हमारा जहां कम्युनिस्ट पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ। वहां कम्युनिस्ट का चुनाव निशान है। जहां मुलायम सिंह का आदमी खड़ा है तो वहां मुलायम सिंह जी का चुनाव चिन्ह हुआ है। जहां कांग्रेस का आदमी खड़ा है वहां हाथ का निशान है। नहीं, तो मुझे एक बात बताइए, जब समाजवादी पार्टी मैनिफेस्टो जारी करेगी तो बेसिकली आप ही का मैनिफेस्टो उठा के यूपी में रख देगी। 5 न्याय के साथ साथ 25 गारंटी में सभी जो चाहते हैं कॉमन मिनिमम कार्यक्रम। अरे भाई देखिए, मैं एक बात कह रहा हूं, जैसे आप INDIA नाम से सब एक नजर आ रहे हैं ना, तो मैं ही आपसे पूछ रहा हूं कि उस घोषणा पत्र में वो INDIA कहां है? वो तो न्याय पत्र लिखा है, ऊपर पंजा बना हुआ है। सर, आप इसको किसी भी रूप में ले लीजिए। इसको सरल तरीके से लोगों को समझाने का ये तरीका है सोचनी सर, कि आराम से सबके समझ आ जाए। ये मोदी जी की तरह लपेट के तो आप ये गारंटी लेते हैं ना, इसके बाद कोई और घोषणा पत्र जारी नहीं करने वाला है समाजवादी पार्टी या आपके कोई सहयोगी? सर, वो उनका क्षेत्रीय कोई मुद्दे हो सकते हैं। अरे भाई, देश का चुनाव है, ये 5 न्याय और 25 गारंटी है सर। वो कांग्रेस की है, मैं यही तो समझा रहा हूं आपको, और आप मुझे कुछ और समझा रहे हैं। लेकिन ठीक है, चलिए मैं वापस लोकसभा सीट पर ही आ जाता हूं। ये इस पर चर्चा मैं आज प्रश्नकाल में कर लूंगा। मैं देखिए, मेरा सवाल श्याम जी आपसे ये है कि आपके प्रत्याशी की घोषणा के बाद तो पतझड़ नजर आ रही है कांग्रेस में, ये शुभ संकेत तो नहीं है? सॉरी सर, नहीं, आपकी पार्टी में प्रत्याशी के नाम के ऐलान के बाद से तो पतझड़ दिख रही है, जबकि लोकसभा चुनावों के दौरान तो बाहर आनी चाहिए थी पार्टी में। पतझड़ क्यों दिख रही है? पतझड़ नहीं है सर, ये वो लोग हैं जिन्हें पार्टी ने पूर्व में 6 साल के लिए निकाल दिया और इनकी वापसी के रास्ते बंद कर दिए। हाँ। जिन्हें हम पार्टी में ले ही नहीं रहे, वो कहीं भी जाए उनके लिए रास्ते खुले हैं। अरे बड़ी अजीब बात कर रहे हैं श्याम भाई आप। मैं ये कह रहा हूं, आपने ऐसे लोगों को भी तो पार्टी में शामिल करवाया जो हाल ही में, जो कुछ दिनों पहले ही निष्कासित हुए थे पार्टी से बगावत करने पर। सर, ऐसा है, जिन लोगों ने पार्टी की टिकट मिलने के बाद कंफ्यूजन पैदा हुआ, वो एक समझ आता है कि वो अपने आप को दावेदार मानते थे कि मैं चुनाव लड़ता तो साधु सर की सीट गंगानगर में कांग्रेस जीत जाती और गंगानगर में कांग्रेस जीत जाती और राजस्थान में कांग्रेस सरकार की वापसी हो जाती। वो लोग अपने तरफ को इस तरीके से दे रहे थे। वो ये नहीं कह रहे थे कि बूथ पर या गली में अपने मोहल्ले में विरोध नहीं कर रहे थे पार्टी। नहीं, मेरा सवाल वो नहीं है श्याम जी। देखिए, मेरा सवाल क्या है, मेरी बात को समझिएगा। मैं ये कह रहा हूं, आपके बड़े चेहरे आपका साथ छोड़कर दूसरे धड़े में चले गए, और भी कई लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की। इसके अलावा कुछ चेहरों को आपने निष्कासित किया था, हाल ही में निष्कासित किया था, ज्यादा पहले निष्कासित नहीं किया था, उन्हें आप वापस ले आए। उनकी तो सजा भी पूरी नहीं हुई, उससे पहले ही ले आए। सर, बोर्ड साहब के 6 साल पूरे हो गए सर, 6 साल के पूरे होने पर लिए बोर्ड साहब को। और जो शंकर पन्नू गए या बाकी लोग जो गए, वो पतझड़ नहीं है सर। पन्नू साहब के नेतृत्व में पिछला लोकसभा चुनाव जब हम लड़े तो 4.5 लाख मतों से हम बीजेपी के सामने चुनाव हार गए। ऐसे चेहरे को आप छोटा कहेंगे या बड़ा कहेंगे, ये सर आप थोड़ा इस पे विचार कीजिए।
नहीं, पर वो पहले तो सांसद रह चुके हैं नेतृत्व ना, में और अगर हार ही अगर क्राइटेरिया है तो वैभव सर- गहलोत तो पिछला चुनाव हारे थे, तो उनको सीट बदल के दूसरी जगह से खड़ा कर दिया, फिर तो ये क्राइटेरिया दूसरे चेहरे पे लगा ही नहीं। सर उसमें ये देखेंगे कि हम फाइट लड़ते लड़ते हारे, ये वन साइडेड ग्राउंड छोड़ दिया हमने। 4.5 लाख मतों से जो पन्नू जी के नेतृत्व में पिछला चुनाव लड़ा और 4.5 लाख मतों से हार गए। आज आप देखिए सर, अनूपगढ़ की डिस्ट्रिक्ट का कुछ हिस्सा, हनुमानगढ़ की डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा और गंगानगर पूरा इस लोकसभा में आ रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी, सभी पार्टियां के लोग जो जिस तरीके से कांग्रेस के साथ लगे हुए हैं, निश्चित तौर पर ये लोग एक विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो इस समय शासन के नाम पर कुशासन चल रहा है उसको उखाड़ने का काम करेंगे सर। ये आप जल्दी आप ठीक है, देखेंगे। मैं आगे भी आप लोगों के पास आऊंगा। रवि बिश्नोई भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी हैं। रवि, बीजेपी के गेस्ट अभी तक नहीं जुड़े हैं, इसलिए बीजेपी से जुड़ा सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, और आप तो संवाददाता ही रहेंगे, आप कौन सा बीजेपी को बैक करने वाले हैं, इसलिए आप हमारे दर्शक भी असहज ना हो, मैं ये पहले ही क्लियर कर दूं। रवि, मेरा सवाल आपसे ये है कि बीजेपी की नामांकन सभा में हमने देख लिया कि बीजेपी में क्या स्थिति है। मैं कांग्रेस में पतझड़ है, समझ में आता है, लेकिन बीजेपी में जिस तरह के हालात हैं उसको किसी मौसम से कंपेयर नहीं किया जा सकता, उसे धूल भरी आंधी कहा जा सकता है। बीजेपी, आप देखिए, आप कांग्रेस के लिए अगर पतझड़ शब्द इस्तेमाल बीजेपी, रवि तकनीकी, हाँ ये शब्द इस्तेमाल किया जा सकता नहीं है। नहीं, हम सुन ही नहीं पाए, एक्चुअली तकनीकी स्वप्निल, खामी आ आपको गई आवाज थी, आ फिर रही से है? बोले रवि। अगर देखिए, रवि कुछ टेक्निकल इस्तेमाल प्रॉब्लम किया आ जा रही रहा है, है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं आपका वॉइस ले जी, लेता हूँ। जी। चलिए, हाँ, अब आप कह रहे थे कि स्वप्निल, कांग्रेस के लिए देखिए, पतझड़, बीजेपी के लिए क्या? बीजेपी के लिए बहार है। देखिए, बीजेपी अच्छा। के पास नित नए रोज नेता जुड़ते जा रहे हैं। अभी ये कह रहे थे कि हम 4.5 लाख वोटों से, शंकर पन्नू इन्हीं के प्रत्याशी थे, वो हारे थे और वो बीजेपी में चले गए, इसलिए उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहते। शंकर पन्नू जी के नेतृत्व में प्रत्याशी बलराम जी थे। जी 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 जी, और शंकर पन्नू बीकानेर से चुनाव लड़े थे, आपने हमारे पास बीकानेर भी भेजा था इनको, शंकर पन्नू जी को चुनाव लड़ने के लिए। खैर कोई नहीं, प्रत्युपाल सिंह संधू आपके बड़े नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, परंतु गुरमीत कुन्नर, वो सर आम आदमी पार्टी की। श्याम भाई, थोड़ा सा तो एनालिसिस कर लेने दें। तो अभी आई है श्याम भाई, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं और आपको कांग्रेस से और बहस नहीं करनी, मैं रिपोर्टर हूं, रिपोर्टर वही बात करेगा जो यथार्थ में है। प्रतिपाल सिंह संधू कांग्रेस का झंडा उठाया करते थे कर्णपुर विधानसभा सीट में, परंतु गुरमीत कुन्नर वहां पर आगे एडजस्ट नहीं हो पाए, फिर वो देखिए आम आदमी पार्टी में चले गए और उसके बाद में अब वो भाजपा में आ गए। इस बात में कोई दोहराए नहीं है कि कांग्रेस के कुलदीप इंदौरा श्रीगंगानगर लोकसभा सीट पर एक अच्छी टक्कर पहली बार देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, निहाल चंद मेघवाल लगातार वहां से सांसद बनते आ रहे हैं, हमेशा से भाजपा निहाल चंद मेघवाल के जरिए, हाँ, इलाके में बीजेपी जब भी निहाल हुई है, निहाल चंद के कारण ही हुई है, निहाल चंद के कारण ही हुई है। और आज वहां कुलदीप इंदौरा आए हैं। देखिए, एआईसीसी के अंदर वो पदाधिकारी हैं, राहुल गांधी खेमे के आदमी हैं, सचिन पायलट कैंप के आदमी माने जाते थे। पिछले चुनाव में अशोक गहलोत से भी उनकी नजदीकियां हुई, परंतु वो लगातार चुनाव अनूपगढ़ से विधायक का रूप में हारते आए हैं। अनूपगढ़ की जनता ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, और उस स्थिति में भी नहीं किया जब यहां पर अनूपगढ़ को नया जिला बना दिया गया था। देखिए, उनको टिकट यहां से नहीं मिल पाया था। अब कुलदीप इंदौरा वापस आए हैं लोकसभा प्रत्याशी के रूप में। कांग्रेस जो है वहां एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आई है जिसे कॉमरेड का भी साथ मिल रहा है। सही कहा, तरखान जी यहां बैठे हुए हैं। गंगानगर एक ऐसा इलाका है जहां कॉमरेडों का भी एक वजूद है पानी के नहीं, लिए। लेकिन कंफ्यूजन है ना। देखिए, मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूं, मैंने तरखान जी से भी कहा कि भाई 5 साल हमने आपको सेंटर के अगेंस्ट तो लड़ते देखा ही, किसानों के मुद्दे पर गहलोत राज के अगेंस्ट भी लड़ते देखा है। बिल्कुल, कॉमरेड लड़ते रहे हैं और वो कभी सत्ता में इस इलाके में नहीं आ पाए, ये एक अलग बात है। पवन दुग्गल थे इनके लास्ट विधायक, वो कॉमरेडी को अलविदा कह के बीजेपी के भीतर जा चुके हैं। अब शोपत मेघवाल जैसे कुछ नेता हैं जो अभी खुलकर इनके साथ नहीं आ पा रहे हैं। मैंने उनको भी बीकानेर की रैली में भी देखा, चुपचाप एक तरफ बैठे थे और कांग्रेस वाले भी उनको एडजस्ट करते हुए नजर नहीं आ रहे थे। कहीं न कहीं ये जो कांग्रेस और कांग्रेस और कॉमरेड, ये जो है आपस में मिल नहीं रहे हैं। इसी का फायदा बीजेपी वहां उठाने वाली है, क्योंकि देखिए प्रियंका जो है वो रहने वाली तो, लेकिन वो 4K 5K का जमाना है, 2K का जमाना है कि नहीं है, ये तो नतीजों के दिन पता चल पाएगा। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि प्रदीप धेरड़ जी जिला महामंत्री हैं बीजेपी के, उन्हें भी इस कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन चुनावी सीजन में नेता कब बिजी हो जाएं और कहां बिजी हो जाएं कहना मुश्किल है। लेकिन अरिहंत जैन, मैं आपके पास आ रहा हूं। बीजेपी की नामांकन सभा आपको याद होगी, और वो अलग कारणों से सुर्खियों में आई। आप एक बार दर्शकों को बता दें उस दिन हुआ क्या था। बिल्कुल,
कि अगर अपन नामांकन सभा की बात करें तो प्रियंका बहलान है जिनकी नामांकन सभा थी, जिसमें भाजपा के कई जो दिग्गज नेता है वो भी शामिल हुए थे, और इस दौरान एक विवाद भी हुआ था स्वप्निल। हाँ। अगर विधायक है जो अपने शाहजहां शहर के विधायक थे, उनके द्वारा जिला अध्यक्ष के साथ थोड़ा सा विवाद हुआ था, और विवाद इस बात को लेकर हुआ था कि मंच से प्रियंका बहलान संचालन बोल रही थी, मंच का सभा को संबोधित कर रही थी, और इस दौरान जो जिला अध्यक्ष है शरणपाल जी, उन्होंने मना कर दिया कि अभी टाइम नहीं है हमारे पास, और इसको लेकर आपसी में जबरदस्ती का विवाद हुआ था, और वो लगातार है जो वायरल भी हुआ था। उसके बाद की बात है जो झगड़ा हुआ, उस दौरान प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी भी मौजूद थे, तो वहां कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान भी झेलना पड़ा है। वही आपको बताऊं स्वप्निल कि अगर दलित समाज की बात की जाए तो दलित समाज है जो लगातार प्रियंका बहलान का विरोध करता हुआ श्री गंगानगर में नजर आ रहा है, क्योंकि साफ तौर पर दलित समाज का कहना है कि जो भाजपा सरकार है वो आरक्षण को खत्म करने पर तुली है, इसको लेकर लगातार है जो विरोध देखने को यहाँ मिला था स्वप्निल प्रियंका बहलान का। ठीक है। और एक बात, दूसरा अगर अपन कुलदीप इंदौरा की बात करें तो हाँ बोले 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 अपन अगर कुलदीप इंदौरा की बात करें तो कुलदीप इंदौरा लगातार है जो अनूपगढ़ से 2 बार विधायक पद का चुनाव लड़े हैं और दोनों बार ही चुनाव हारे हैं। उनके सामने लगातार है जो अनूपगढ़ के प्रत्याशी थे, और इस बार भी भाजपा ने उनके सामने अनूपगढ़ का ही नगर परिषद का जो सभापति है उन्हीं को उनके सामने चुनाव मैदान में उतार दिया। प्रियंका बहलान अनूपगढ़ से नगर परिषद के सभापति है, और यहाँ पर कुलदीप इंदौरा जी है जो जिला प्रमुख है श्री गंगानगर से। दोनों के बीच अभी फिलहाल की अगर बात करें श्रीगंगा, तो दोनों में आपसी जबरदस्त टक्कर है, आमने सामने टक्कर बताई जा रही है, और अनूपगढ़ बीकानेर लोकसभा सीट में आता है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन मैं एक बार फिर तरखान साहब आपके पास आ रहा हूं। तरखान साहब, मैं ये कह रहा हूं कि अब मैंने कॉमरेड जितना तो लेफ्ट की विचारधारा को नहीं पढ़ा है, लेकिन थोड़ा बहुत तो मैंने भी पढ़ा है, खासकर यूनिवर्सिटी के टाइम पे जो नहीं भी पढ़ा वो बता दिया गया। तो थोड़ा बहुत जो मैं समझता हूँ लेफ्टिज्म को, उसके हिसाब से मेरा ये सवाल है तरखान साहब, कांग्रेस कह रही है कि हम आरक्षण का 50% कैप हटा देंगे अगर हम सत्ता में आते हैं, तो क्या माकपा भी यही कह रही है? कांग्रेस कह रही है कि हम EWS को सभी के लिए कर देंगे, क्या माकपा भी यही कह रही है? आरक्षण के कैप को हटाना और इसमें खाद्य सुरक्षा प्रणाली, नहीं खाद्य सुरक्षा प्रणाली नहीं, EWS चीजें हैं, जो EWS जो आरक्षण है उस पर मैं पूछ रहा हूं। दोनों आरक्षण के ही मसले हैं, क्या माकपा इस पर सहमत है? अच्छा ठीक है। ये राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आपसी जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना है उसके तहत मेनली जो आर्थिक नीतियों को लेके है, इसमें आरक्षण और इन चीजों को लेके अभी बहुत लंबी बहस है, जिसके अंदर ये जो जारी कर दिया आरक्षण दिया गया मोदी, आप तो कह रहे हैं ना कि भाई आप ही का घोषणा पत्र है, जारी हो गया। बिल्कुल सर, सभी पार्टियों का उसमें हिस्सेदारी है। हाँ, तो आरक्षण वाली बात पे माकपा सहमत है क्या? अगर आरक्षण वाली बात पे माकपा सहमत है तो आप विश्वास मानिए आपका जो कोर वोट बैंक है या जो कोर लोग लेफ्टिस्ट विचारधारा से जुड़े हुए हैं वो छिटकेंगे नहीं, वो समझेंगे नहीं कि अभी तक तो हमें कुछ और समझाया जा रहा था, ये तो कुछ और चाह रहा है। नहीं, अभी जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो प्लेनम कलकत्ता में हुआ उसमें ये फैसला हुआ कि पूरे देश भर में कम्युनिस्ट अपनी हार्डकोर विचारधारा को लागू करने में अभी सक्षम नहीं है। देश में अभी सांप्रदायिक माहौल जिस तरीके का है, जिस तरीके की आर्थिक नीतियां लाई जा रही हैं, अभी फोकस उसी पे है, इसलिए मैं श्याम जी आपके पास आ रहा हूं। श्याम जी मैं देखिए मोदी राज ने ऐसे दिन दिखा दिए हैं कि मार्क्सवादी चेहरे भी कांग्रेसवादी टाइप से बोल रहे हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आजादी के बाद कम से कम मोदी युग के पहले तक किसी ने ये नहीं सोचा था, लेकिन अब हम इसको देख रहे हैं, तो मैं आपकी उलझन समझ सकता हूं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ये आरक्षण वाला वादा तो राहुल गांधी ने किया था, ये इंडिया गठबंधन के एक एक व्यक्ति की हाँ है इस पर? क्या सपा की हाँ है? क्या शिवसेना की हाँ है? माकपा को तो अभी पता भी नहीं था, आप ही के सामने आपने सुना होगा। देखिए स्वप्निल सर, जो आरक्षण वर्तमान में चल रहा है संविधान के माध्यम से, ये कांग्रेस पार्टी की देन है, और इस आरक्षण जिसको सफल बना ही नहीं पाई कांग्रेस, बार बार नाराजगी बीजेपी के नेता व्यक्त करते रहते हैं कि आरक्षण सही नहीं है। नहीं श्याम भाई, एक बात बताइए ना, 21वीं सदी में 2024 में आकर वापस कास्ट बेसिस को लागू करना, ये तो ये बताता है कि कांग्रेस अपने समय में आरक्षण व्यवस्था को ढंग से लागू ही नहीं कर पाई। तो जिस चीज में आपका रिपोर्ट कार्ड ही खराब है
उस पर आपका वादा क्यों माने? सर ऐसा है, हाँ सर ऐसा है हाँ कि जो आरक्षण की पद्धति है वो लेके आई गई थी वंचितों को न्याय देने के लिए। नहीं दे पाए आप। आरक्षण शुरुआत में 10 साल के लिए आया था, नहीं कर पाए आप। अच्छा, आपके कंफ्यूजन का सबसे बड़ा हिस्सा मैं बताता हूं, एक साधारण सा मैथ्स है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आप ये कह रहे हैं कि हम आरक्षण की सीमा का 50% कैप हटाएंगे। नहीं, साधारण सा मैथ्स है श्याम भाई, साधारण सा मैथ्स है, एक बार सुनिए। आप ये कह रहे हैं कि आरक्षण के लिए आप 50% का कैप हटाएंगे। चलिए, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब आप ये कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस में हम भेदभाव खत्म करके सबको शामिल कर लेंगे, उसके बाद तो 50% कैप हटाने की जरूरत ही नहीं बचती। कॉमन मैथ्स है, ऑलरेडी वंचितों को और ज्यादा हिस्सा उसमें मिल जाना है। सर उसमें एक बात, हाँ स्वप्निल सर, उसमें एक बात है कि जो समाज की अन्य जातियों के भी जो पिछड़े लोग हैं, ये नहीं कि केवल एससी या ओबीसी माइनॉरिटी की बात है, ऐसा नहीं है। जो समाज के प्रत्येक वर्ग के जो दबे हुए रह गए लोग, उन लोगों को भी उनमें शामिल किया जा रहा है ताकि श्याम भाई, ये देखिए, ये एनालिसिस नहीं होता श्याम भाई। ये आप जो कह रहे हैं ना, वो एनालिसिस नहीं होता। वो तो ये है जो पार्टी ने बता दिया तो हम बस उसका बचाव करे जा रहे हैं, उसमें तर्क नहीं है श्याम भाई। नहीं सर, बचाव वाली बात नहीं सर, बचाव वाली बात नहीं है, बचाव वाली बात नहीं है। क्या जो लोग वंचित रह गए उन्हें न्याय नहीं मिलना चाहिए सर? तो मैं तो कह रहा हूं दीजिए। मैं जब ये कह रहा हूं कि आप ईडब्ल्यूएस जो कि एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए था, जब आप ऑलरेडी उसमें से भेदभाव हटा देंगे तो 50% कैप हटाने की जरूरत ही नहीं बचेगी। आप गणित को नकार रहे हैं। जी 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 सर, नहीं गणित को नकार नहीं रहे सर, हम ये कह रहे हैं कि जो अभी एक पन्नू जी की बात चली थी अभी, कि पन्नू जी उधर चले गए। सर पन्नू जी ने पूरी जीवन में सरकारी वो आरक्षण का लाभ लेकर नौकरी की, नौकरी से आते ही जिला प्रमुख बन गए, उसके बाद सांसद बन गए, फिर सांसद बन गए, फिर वो विधायक चले गए, फिर जिला प्रमुख बन गए। तो एक ही आदमी को बार बार जो हो रहा है उसे भी रोकने का जो प्रयास, तो एक ही आदमी को बार बार आप लोग क्यों बनाए जा रहे थे? नहीं बनाते, किसने मना किया? ये जो चीजें, ये जो सर अभी कैप की बात आ रही है ना, वो कैप उसी संदर्भ में आ रही है कि जो वंचित रह गए, तो ये सिस्टम बिगाड़ा किसने? इस आरक्षण व्यवस्था को 60 साल तो आप ही मॉनिटर कर रहे थे। इसीलिए सर ये जो 5 न्याय और 25 गारंटी ले गए, इसके अंदर उन तमाम जो अमेंडमेंट है वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, नहीं आप एक बात जानते हैं, मैं आपको एक बात बताता हूं। रवि विश्नोई, मैं आपके पास आ रहा हूं क्लोजिंग कमेंट के लिए। राहुल गांधी न तो राजीव गांधी हैं, न इंदिरा गांधी हैं, और न ही वो जवाहरलाल नेहरू हो सकते हैं, वो राहुल गांधी हैं। जब ऐसी 3 पर्सनैलिटियां आरक्षण के वादे पर आरक्षण को एक सही व्यवस्था कर सब लोगों का अपलिफ्टमेंट नहीं कर पाई, तो क्या राहुल गांधी कर पाएंगे? आप दोबारा पीछे ले जा रहे हैं चीजों को। और क्या ये आरक्षण वाली बात का कोई भी छोटा मोटा हिस्सा अपने लोकसभा क्षेत्र गंगानगर हनुमानगढ़ में आपको नजर आ रहा है? क्या ये मुद्दा बन रहा है? क्योंकि आरक्षित सीट तो है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, कांग्रेस की ही ये देन थी जिनको 10-10 वर्षों के बाद में आगे से आगे वो लागू करते रहे। पहली बार 10 वर्ष के लिए ही था, परंतु देखिए अब तो उससे भी ज्यादा बातें होने लगी ना। अब तो जातिगत जनगणना की बात होने लगी, और जितने भी चुनाव हैं जिनमें बेनिफिट्स पाने के लिए कौन किसकी कितनी जाति कहां पर है, उसी हिसाब से कैंडिडेट। तो क्या इसकी अपील गंगानगर हनुमानगढ़ सीट पर नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए असर हो सकता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। गंगानगर हनुमानगढ़ मिश्रित जातियों वाला एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर तमाम तरह की जातियां रहती है, और ये एक ऐसा शहर, ऐसा जिला भी है जो बाकी अन्य से बहुत अलग चलता है। अगर आप इसको विधानसभा लेवल पर देखेंगे तो भैरव सिंह शेखावत यहां से चुनाव हार गए थे। ऐसी बहुत सी परिस्थितियां बनती है जब सरकार किसी की बनती है, पर गंगानगर जो है वो अपनी एक अलग चाल चलता है। पिछली बार भी आप देख लिए, निर्दलीय यहाँ विधायक थे, बाद में वो कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस पार्टी में वो आ ही गए। कॉमरेड और कांग्रेस की आप बात कर रहे थे, मैं क्लोजिंग कमेंट में इतना कहना चाहूंगा कि मैंने मेरे जीवन में ऐसे बहुत से कॉमरेड देखे हैं जो कांग्रेसी है, परंतु उनके लिए उद्बोधन संबोधन मुंह से कॉमरेड ही निकलता है। परंतु इस बार उपापो ऐसा हो चुका है इस इंडिया गठबंधन के जरिए कि सभी कांग्रेसी जो है वो कॉमरेड नजर आ रहे हैं, और कॉमरेड जो है वो कांग्रेसी नजर आ रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि उनकी अपनी अपनी विचारधारा जो है वो भूल चुके हैं। आप देखिए, थोड़ी देर पहले तरखान जी क्या कह रहे थे कि कलकत्ता में जो आया था प्रस्ताव इनके पास में, वो ये उसको अभी तक ऐसा कह रहे हैं कि हमारे पास पूर्ण अभी वो ताकत नहीं है कि हम अपनी पूरी
विचारधारा को स्पष्ट रूप से लेकर आ जाए। तो ये समझौतावादी नीति है और उस समझौते के अंदर हो सकता है इनको फायदा हो जाए और हो सकता है इनको मोदी लहर के चलते बहुत बड़ा घाटा भी हो जाए। चलिए, वैसे मैं एक बात ये जरूर बताना चाहता हूं कि 1977 में जब पूरा विपक्ष एक हुआ था, उसके बाद 2024 में पूरा विपक्ष एक होने की कगार पर नजर आ रहा है, लेकिन ये 1977 वाले हालात नहीं है, बहुत से डिफरेंस हैं। तो वैसी सफलता हासिल विपक्ष कर पाता है कि नहीं, ये जरूर देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।